अब हम शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। मान लीजिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। ये दोनों क्या है, हमारे सेट है, ठीक है। पी भी एक सेट है और क्यू भी एक सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। पहली बात ये समझिए कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो हमको उसको लिखने का तरीका है, पहला सेट क्रॉस दूसरा सेट, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, ठीक है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक सेट है पी, दूसरा सेट है क्यू। हमें निकालना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, लिखने का तरीका हमने अभी देखा, P क्रॉस Q। इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। ये जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, ये प्रोडक्ट क्या होगा, एक सेट होगा। और वो सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे, वो सेट के एलिमेंट्स होंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए हमें पता है कि यार अगर कोई सेट है तो सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी इंसान का नाम हो सकता है किसी जगह का नाम हो सकता है कोई नंबर्स हो सकता है कोई अल्फाबेट हो, कोई वर्ड हो, कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर। सेट के ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट है ना, वो स्पेसिफिक है। उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर, अगर तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। बेसिकली अभी हम सिर्फ दो सेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, पी क्रॉस क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी और क्यू एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब क्वेश्चन आता है कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। हम क्या कोई भी रैंडमली ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देंगे, नहीं। एक स्पेसिफिक तरीका है जिससे हम पता करेंगे कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे P क्रॉस Q के सेट में आएंगे, ठीक है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर में दो होंगे एलिमेंट्स। पहले को मैंने बोला है स्मॉल p और दूसरे को मैंने बोला है q, ठीक है। तो ये जो स्मॉल p है ये होगा, हमने किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कैपिटल P का और कैपिटल Q का, इन दो सेट का। तो मैंने बोला कि यार ये जो कैपिटल P के जो भी एलिमेंट्स है उसको मैंने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है और कैपिटल Q के सारे एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर P, Q होगा। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, वो कहां से आएगा, वो सेट P से आएगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, सेट Q से आएगा, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं बोलती Q क्रॉस P, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कैसे लिखेंगे, Q, P। मतलब पहले Q आएगा, पहले लिखा क्या है, Q लिखा है, तो पहला एलिमेंट Q आएगा, मतलब Q के सेट के एलिमेंट्स आएंगे। सेकंड वाला सेट लिखा है P, तो कॉमा के बाद आएगा ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, P के एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन आता है हमें कौन से P, Q लेने हैं, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स P, Q हमें लेने हैं। हमें सारे P, Q के कॉम्बिनेशंस लेने हैं, ठीक है। सारे की सारे जितने भी कॉम्बिनेशन P, Q के हो सकते हैं वो हमें सारे की सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं और उन्हें एक सेट के अंदर लिखना है। वो सेट रिप्रेजेंट करेगा P क्रॉस Q, ठीक है। चलिए एक बार डेफिनेशन समझते हैं फिर से। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, ठीक है। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है P और Q। नॉन एम्प्टी मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने लिख दिया P क्रॉस Q से। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P क्रॉस Q वो क्या होगा, विल बी अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट होगा वो, पहली बात तो ये है कि सेट होगा, और वो सेट किसका होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, फ्रॉम द सेट P एंड सेट Q, ठीक है। अब एक बात समझिए, जब हमने सेट देखा था, सेट चैप्टर पढ़ा था, हमने एक रिप्रेजेंटेशन देखी थी उसकी। एक तो होता है टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में देखा था हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। मान लीजिए हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है सेट ए, तो हम लिखते थे सेट ए विल बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू समथिंग समथिंग। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिखते थे, राइट। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अभी भी हमारे पास एक सेट है, P क्रॉस Q भी एक सेट है, तो हम इसको भी किस वे में लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में,
ठीक है, बट डिफरेंस क्या होगा, इधर हमारे पास एक ही चीज होती थी x, एक एलिमेंट की बात करते थे अपन, इधर भी हम एक ही एलिमेंट की बात करेंगे, पर इधर हमारा एलिमेंट क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। बात समझ में आ रही है? इधर हमारा एलिमेंट कुछ भी था, इधर हमारा एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब पहले हम यहाँ पे x लिखते थे, अब हम यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे p, q, ठीक है। और कंडीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिखनी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है कि ये जो स्मॉल p है वो बिलोंग किसको करना चाहिए, सेट p के एलिमेंट्स को, और स्मॉल q शुड रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट q। बात समझ में आ रही है? तो ये इसी तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? p क्रॉस q इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी सेट ऑफ ऑल ordered pairs p, q such that p belongs to capital P and q belongs to capital Q। मतलब हमें सारे के सारे ऐसे ordered pairs लिख देने हैं जिसमें सारे p आ जाए जो हमारे p को बिलोंग कर रहा है, p सेट को बिलोंग कर रहा है, और सारे q आ जाए, मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाए जो सेट q को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे अगर हमने सारे ordered pairs लिख लिए तो वो सारे के सारे ordered pairs को एक सेट के अंदर बंद कर देना है, और वो सेट को हमें बोलना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट p एंड सेट q। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए हमारा सेट है A, ठीक है, सेट A के एलिमेंट्स है दो, एक है रेड और दूसरा है ब्लू, ठीक है। दूसरा सेट है हमारे पास सेट B जिसके एलिमेंट्स है A, B, C, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारा जिसमें सेट A दिया है, सेट B दिया है। अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होगा, हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, ठीक है। एक सेट बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा तो मैं मान लीजिए ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब इसके अंदर हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं A और B के, ठीक है। जिसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, A का होगा और दूसरा एलिमेंट होगा B का। मैंने बोला इसके एलिमेंट को मैंने A से रिप्रेजेंट किया और इसके एलिमेंट को मैंने B से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे, ऐसे। मतलब पहला एलिमेंट हमें कैपिटल A वाले सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट हमें कैपिटल B वाले सेट से लेना है, और हमें सारे पॉसिबल केसेस लिख देने हैं, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेड से शुरू करते हैं। तो हम इसका एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट के साथ हम इन तीनों को लिख देंगे। मतलब इसके ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनाते हैं, इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनाते हैं और इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा, रेड कॉमा A, ठीक है, पहला बन गया। दूसरा रेड कॉमा B, बात समझ में आ रही है। तीसरा रेड कॉमा C। देखो पहला मैंने सेट A और सेट B है, तो मैंने सेट A का पहला एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर्ड पेयर B के सारे एलिमेंट्स के साथ बना दिया, ठीक है। अब पहला मुझे पता है कि पहला एलिमेंट मुझे सारे ऑर्डर पेयर में किसका लेना है, A का। तो मैंने पहला एलिमेंट A का ले लिया, और दूसरा मेरे को B का लेना है तो मैंने दूसरा सेट B का ले लिया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको हम कैपिटल B से ना रिप्रेजेंट करके अभी के लिए बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर B एक ऑलरेडी एलिमेंट दिया हुआ है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। तो रेड के हमने सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स बना लिए। अब ब्लू के साथ भी सारे ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, तो इसका भी A के साथ, इसका भी B के साथ और इसका भी C के साथ, ठीक है। तो पहला ब्लू कॉमा A, ब्लू कॉमा B, और लास्ट बनेगा ब्लू कॉमा C। क्या और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं? ध्यान से समझिए। ऑर्डर्ड पेयर्स में हमें एक चीज समझ में आ रही है, यार हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर मैं बोलती हूँ रेड कॉमा A और मैं बोलती हूँ A कॉमा रेड, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंट है। रेड कॉमा A डिफरेंट है और A कॉमा रेड डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करता है ऑर्डर। पहले जो लिख रहे हैं और बाद में जो लिख रहे हैं वो मैटर कर रहा है। पर हमें ये पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्वेश्चन आता है कि हमें इसको लिखना है या नहीं लिखना है, क्या इसे हमें इन सब में कंसिडर करना है। तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका कर रहे हैं हम, A क्रॉस B का। तो पहला एलिमेंट आना चाहिए हर ऑर्डर्ड पेयर में A का, और दूसरा एलिमेंट आना चाहिए हर ऑर्डर्ड पेयर में B का, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें A किसका है, एलिमेंट इस कैपिटल B का है, और रेड किसका एलिमेंट है, कैपिटल A सेट का।
तो पहला एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, ये वाले में सेट ए से आ रहा है। यार ये तो नहीं हो सकता, समझ में आ रही है बात? हमें सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे लिखने हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए से आए और दूसरा बी से आए। इसमें पहला बी से आ रहा है, दूसरा ए से आ रहा है, तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है? तो हमें सारे सिर्फ ऐसे केस लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए का आ रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, ठीक है? तो मैंने ए के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, बी के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, सॉरी हमने रेड के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, ब्लू के साथ भी सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। तो इससे ज्यादा हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स लिख लिए हमने, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं छूटा है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स आए हैं। रेड कॉमा है, रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, ब्लू कॉमा है, ब्लू कॉमा बी और ब्लू कॉमा सी। तो ये हमने सारे के सारे ऑर्डर पेयर एक सेट के अंदर बंद कर दिया और वो सेट क्या हो गया हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक सेट है पी जिसके अंदर एलिमेंट्स है A1 B1 या A2 बोल देते हैं, A1 A2 और A3, ठीक है। सेकेंड है Q जिसके अंदर एलिमेंट्स है B1 और B2 B3 और B4, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स है A1 A2 A3, इसके अंदर एलिमेंट्स है B1 B2 B3 और B4, ठीक है। अब ये सेट P है, ये सेट Q है, हमें निकालना है P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। ये हमें पता है क्या होगा, एक सेट होगा, तो मैंने सेट बना दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट किसका हो P का और दूसरा एलिमेंट किसका हो Q का, ठीक है। तो अगर आपको कहीं बोल रहे हैं P क्रॉस Q और कहीं बोल रहे हैं Q क्रॉस P, ये दोनों सेम है या डिफरेंट? ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स वो आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट P का होगा और दूसरा एलिमेंट Q का, और इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट Q का होगा और दूसरा एलिमेंट P का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, हमें निकालना है P क्रॉस Q। तो पहले ये समझना है, पहला एलिमेंट हमें P वाले में से लेना है और दूसरा एलिमेंट हमें Q वाले में से लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका एक एलिमेंट लेते हैं, उसको सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर दूसरा लेके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर तीसरा लेके सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले A1 लेते हैं, तो A1 के साथ हो गया B1, A1 के साथ हो गया B2, A1 के साथ हो गया B3 और A1 के साथ हो गया B4, ठीक है। A1 के साथ सारे हो गए। अब A2 के साथ लेते हैं, A2 के साथ B1, A2 के साथ B2, A2 के साथ B3, A2 के साथ B4, A2 भी हो गया। अब A3 लेते हैं, A3 के साथ B1, A3 के साथ B2, A3 के साथ B3, A3 के साथ B4, ठीक है। A1 के साथ सारे ले लिए, B1 के साथ A2 के साथ भी सारे Q के एलिमेंट्स ले लिए और A3 के साथ भी सारे Q के एलिमेंट्स ले लिए। तो ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। देखिए आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आप कोई भी चीज भूल नहीं रहे। आप ये करिएगा, जो भी पहला सेट है, 2 सेट होंगे हमारे P और इस केस में P क्रॉस Q है, तो जो भी पहला होगा ना उसके सारे एलिमेंट्स को लीजिएगा एक एक करके। पहला एलिमेंट लीजिएगा P का, उसके सारे Q के साथ ऑर्डर पेयर बना लो। सेकेंड एलिमेंट लो P का, उसको सारे Q के साथ ऑर्डर पेयर बना लो। ऐसे करके लास्ट वाले P तक आइएगा, उसके भी सारे Q के साथ ऑर्डर पेयर बना लीजिएगा। अगर आप लाइन से चलेंगे ना तो आप कोई भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है आपका मिस करने का। तो हमने पहले A1 लिया, A1 के साथ हमने इसका सबका एक ऑर्डर पेयर बना ली, 4 ऑर्डर पेयर बन गए। फिर A2 लिया, फिर उसका भी चारों के साथ बना लिया, फिर A3 लिया और उसका भी चारों के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया, ठीक है। तो लाइन से चलेंगे तो हम कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऑर्डर पेयर मिस नहीं करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए पहले ये जो हमारा कैपिटल A है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर इसका कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लेते हैं स्मॉल p, ठीक है। और ये कैपिटल B जो सेट है इसका कार्डिनल नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल q से, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसमें हमारा कार्डिनल नंबर क्या है, इसके कितने नंबर है, इसके एलिमेंट्स 2 हैं, रेड और ब्लू। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 2। कार्डिनल नंबर ऑफ B क्या है, 1 2 3, ठीक है। कार्डिनल नंबर हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या है, 2, कार्डिनल नंबर ऑफ B क्या है, 3। अब हमें निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ
सेट ए क्रॉस बी, या फिर ऐसा बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो निकालना है। तो उसको हमने बोला है n ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा क्या है, एक सेट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका कार्डिनल नंबर होगा p इंटू क्यू। मतलब जहां पर p क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ a, और q क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ b। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल इधर समझते हैं, चलिए इधर एग्जांपल लेके समझते हैं। तो a क्रॉस b, अब बताइए a में कितने एलिमेंट्स थे, इसको मैं बोल सकती हूँ n ऑफ a इंटू n ऑफ b। मतलब a में जितने एलिमेंट है इंटू b में जितने एलिमेंट है वो होंगे सारे के सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस केस में, ये वाले केस में n ऑफ a है 2, n ऑफ b है 3, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए, 6। कितने बनने चाहिए, 2 इंटू 3 मतलब 6। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ हमारे भी कितने बने, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सही बात है यार, हमने कोई भी मिस नहीं किया है। इधर देखते हैं n ऑफ p क्रॉस q क्या होगा, n ऑफ p इंटू n ऑफ q, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ स्मॉल p इंटू स्मॉल q। स्मॉल p क्या है, कार्टेशियन नंबर ऑफ p, और स्मॉल q है कार्टेशियन नंबर ऑफ q। अब देखो कार्टेशियन नंबर ऑफ p क्या है, n ऑफ p क्या है, 1 2 3 तो 3 है। n ऑफ q क्या है, 1 2 3 4 4, ठीक है। n ऑफ p क्या है 3, n ऑफ q क्या है 4। तो इस केस में 3 इंटू 4 कितने बनने चाहिए हमारे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही बात है। हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए 12, और हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमने बनाए हैं वो भी क्या है 12। तो हमने इधर क्या सीखा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। मतलब अगर हमें दो ऐसे सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी, और हमें निकालना है कि यार इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो कितने होंगे, वो होंगे ए में जितने एलिमेंट्स है इंटू बी में जितने एलिमेंट्स है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब एक और चीज समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास हमेशा सेट्स रहेंगे, सेट ए सेट बी। अगर मैं बोल रही हूँ इन दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि यार अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ए भी नॉन एम्प्टी है, सेट बी भी नॉन एम्प्टी, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट सब में है, दोनों में है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो भी नॉन एम्प्टी ही बनेगा, ठीक है। अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी बनेगा। मतलब अगर दोनों में मान लो एक एक एलिमेंट भी है, मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी है दोनों, इसका मतलब मिनिमम इसमें एक होगा, मिनिमम इसमें एक होगा। तो अगर मिनिमम इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होगा उसमें 1 इंटू 1 मतलब 1, मतलब ये भी नॉन एम्प्टी ही बनेगा, ठीक है। पर मान लीजिए अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जिस सेट्स का निकाल रहे हैं उनमें से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट या नल सेट निकल जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं और ए वाला हमारा मान लीजिए इस केस में एम्प्टी सेट है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ऑब्वियस बात है। देखिए इस इधर से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा एन ऑफ ए क्रॉस बी देखें कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे हमारे ए क्रॉस बी में, तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी बनेंगे। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो इसका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट 0 हो गया मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस बी में, 0, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई भी एम्प्टी सेट है, इनमें से एक भी एम्प्टी सेट निकल गया तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अपोजिट देखें तो मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट निकल गया, तो सिमिलरली हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी का। अगर ये दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट निकल जा रहा है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट सेट हो जा रहा है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट होगा।